ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और शाम के 4 बज चुके हैं। चाहे महायुद्ध की खबरें हो या फिर चुनावी युद्ध की, अगले 1 घंटे में दोनों मोर्चों की खबरें मैं आप तक लाने वाली हूं। अभी शुरुआत सर्वनाश की सौगंध से, जो ले रखी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। मिसाइल ड्रोन की बिसात, आज कयामत की रात। And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. सर्वनाश के सौगंध के बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो इस्तांबुल से आ रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच बड़ी खबर यह है कि तुर्की के इस्तांबुल शहर में इजरायली काउंसुलेट के बाहर गोलीबारी हुई है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया है। हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। हमलावर लंबी दूरी तक मार करने वाले घातक हथियार लेकर आए थे। हमलावरों ने इजरायली काउंसुलेट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। ये बड़ी खबर अभी इस्तांबुल से आ रही है। Çok camlara çıkmayın, çatışma var arkadaşlar. और एबीपी के रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल जी न्यूज रूम से हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। जगविंदर जी, शुरुआत हम किसी और खबर से कर रहे थे, लेकिन ये बड़ी खबर अभी इस्तांबुल से, अब गोलीबारी तक बात आ गई है, वो भी इजरायली काउंसुलेट के सामने। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब जगह जगह इजरायली इंस्टॉलेशंस जो भी हैं उस पूरे रीजन में, उन सबको टारगेट किया जाएगा? ऐसा हो सकता है। देखिए, जहाँ भी सेम कम्युनिटी मिलेगी वहाँ ये टारगेट किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि उस दूतावास में कोई भी नहीं था। इजराइल ने ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने दूतावास का सारा स्टाफ जो है वो विड्रॉ कर लिया था। और इजराइल की ये कोशिश रहती है कि जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे जुड़े हुए जो भी उनके दूतावास होते हैं या जहाँ लगता है उनको कि वहाँ कोई ना कोई टारगेट किया जा सकता है उनका स्टाफर, वो तुरंत अपने स्टाफ को विड्रॉ कर लेते हैं। तो वहाँ से सारा स्टाफ विड्रॉ किया हुआ था, लेकिन जो भी सस्पेक्ट वहाँ पर आए थे शायद उनको इस बात की खबर नहीं थी, लिहाजा तुर्की पुलिस ने बहुत ही होशियारी से उनकी घेराबंदी करके उन तीनों सस्पेक्ट को मार गिराया और एक बड़ी घटना को वो अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का स्टाफ उस एम्बेसी में था ही नहीं, शायद जो सस्पेक्ट थे उनको पहले से ये जानकारी जुटाने में चूक हो गई। जी जगविंदर जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए। और बड़ी खबरें आ रही हैं। इसी बीच ट्रंप की घड़ी की टिक टिक उस डेडलाइन के करीब पहुंच रही है जो उन्होंने ईरान पर घातक हमले को लेकर दे रखी है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे तक, कल सुबह 5:30 बजे तक की डेडलाइन है और उसके बाद ट्रंप पर ईरान पर हमले तेज कर सकते हैं ट्रंप। लेकिन उससे पहले घातक बमबारी शुरू भी हो चुकी है। ट्रंप के डेडलाइन से पहले ही ईरान में भारी बमबारी हो रही है। अमेरिका, इजराइल ने मिलकर बरसाया है बारूद। तेहरान, शिराज और कोम समेत कई शहरों में हमले रात से अब तक बहुत तेज कर दिए गए हैं। ईरान में लगभग 50 बड़े हमले हुए हैं। अभी भी ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी जारी है। और मैं वापस जा रही हूं अपने रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल जी के पास। जगविंदर जी, देखिए, ऐसा है, बार बार जो डेडलाइन बदल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की, क्या आपको लगता है कि इस बार फिर डेडलाइन बदलेगी या फिर कयामत की रात अब पास है? देखिए, डेडलाइन तो डेड हो चुकी है, वो बढ़ती रहती है और इस बार भी बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि ट्रंप की डेडलाइन को डेडलाइन ही कहना चाहिए वास्तव में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इनकी पॉलिटिक्स देखिए। अमेरिका क्या कर रहा है? डेडलाइन देता है, धमकाता है। रात को ट्रंप सोने से पहले कहते हैं कि सुबह इनको मिट्टी में मिला देंगे अगर कल तक इन्होंने बात नहीं मानी, और नेगोशिएशन टेबल पर आ जाओ फटाफट। और दूसरी तरफ क्या होता है, इजराइल जैसी ही ट्रंप की बात सुनता है वो अपने हमले तेज कर देता है। उसको लगता है कि जितना पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी उड़ा दो सारे को। सवाल यह है कि भैया, अमेरिका ये क्यों नहीं कहता इजराइल को कि तुम रुक जाओ थोड़ी देरी, मैं इस युद्ध को खत्म करवा रहा हूं, मेरे पे बहुत ज्यादा दबाव है। तो नेतन्याहू चाहते ही नहीं है, उनको लगता है कि ये ट्रंप है, पता नहीं क्या कर देगा, एक बार लड़ाई शुरू की है तो इसलिए वो हमले इतने तेज कर देते हैं कि ईरान बिदक जाए उस चीज से। तो अभी तक पहली डेडलाइन से लेके, पहले सीज फायर से लेकर आज तक आप बताइए मुझे कि कब ऐसा हुआ कि ईरान ने एक बार भी कहा हो कि हाँ, हम मरे जा रहे हैं और हम तुरंत नेगोशिएशन टेबल पर आने के लिए तैयार है। तो अमेरिका इजराइल की जो पॉलिटिक्स है ये दोनों अलग अलग तरीके से चल रही है। एक बातचीत की बात करता है, दूसरा हमला करता है। तो ऐसे में बेटर है कि बातचीत करने के, ईरान रिटेलिएट कर रहा है, वो जवाब दे रहा है उस बात का, और इसमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, सारी दुनिया फंस गई है।
जी बिल्कुल। और जगविंदर जी, अभी तक इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किससे बात कर रहे हैं ईरान में। आपका अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ईरान को एक ही रात में खत्म कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध को लेकर दुनिया भर में चर्चा का दौर तेज हो गया है। हर किसी के मन में सवाल है कि क्या अमेरिका ने ईरान पर फाइनल अटैक की तैयारी कर ली है? क्या आज रात ही अंतिम प्रहार होने वाला है? मिडिल ईस्ट में महायुद्ध से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये पैकेज पहले देखिए। क्या आज की रात ईरान पर भारी है? The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है? Now they are decapitated. I'm standing here with a much more powerful Iran as of a month ago, not anymore. Right now they are decapitated. अमेरिका ने धमकाया तो ईरान भी गरजा। ضرب العجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تغییری به خودمون راه بدیم. دلیلش تجربه است. ट्रंप की चेतावनी पर ईरान सिर्फ जुबानी जवाब नहीं दे रहा, बल्कि अपने हथियारों का मुजाहिरा भी करवा रहा है, ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहा है। तो उधर ट्रंप ने भी ईरान को तबाही का नया ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। धुएं का ये गुबार देखिए जो तेहरान में अमेरिका और इजराइल की बारूदी बारिश के बाद नजर आया। अब से थोड़ी देर पहले तेहरान का आसमान फाइटर जेट की गर्जना से गूंज उठा और जमीन एक के बाद एक कई धमाकों से थर्रा उठी। भीषण विस्फोट से भारी तबाही हुई। तेहरान में तबाही का एक और वीडियो भी सामने आया जो इजरायली फौज की ओर से जारी किया गया, जिसके मुताबिक ये वीडियो एक मिसाइल पर लगे कैमरे में कैद हुआ, जिसमें तेहरान में एक एयर डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही तबाह कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल की माने तो ये तस्वीरें तो ट्रेलर है उस बारूदी सुनामी का जो आज रात में आने वाली है। और वॉर रूम से मैं आपको बताने जा रही हूं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो डेडलाइन तय की गई है ईरान के लिए, उसके बाद टारगेट पर क्या क्या हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के। आज रात ट्रंप के नए टारगेट क्या होंगे? रेलवे नेटवर्क, ये सबसे नया टारगेट है जिसको लेकर इजराइल से लेकर अमेरिका तक ईरान को धमका रहा है। आज रात ट्रंप के टारगेट क्या होंगे? पावर प्लांट, ईरान की बिजली ठप कर देंगे। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को ये धमकी दी जा रही है। बड़े पुलों को निशाने पर लेंगे, मतलब लॉजिस्टिक सेना मूवमेंट रोकने के लिए बड़े ब्रिजेस को ईरान में उड़ा देंगे। वो B1 पुल पहले ही ईरान में उड़ाकर अमेरिका ट्रेलर दिखा चुका है। इसके अलावा और कहां निशाना हो सकता है? टारगेट पर डैम, पानी सप्लाई सिस्टम भी है। इससे क्या होगा? सिविलियन प्रेशर अपनी ही सरकार पर बढ़ेगा, IRGC पर बढ़ेगा। और टारगेट पर क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन नेटवर्क टारगेट पर हो सकते हैं। कमांड कंट्रोल सिस्टम तोड़ने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाने पर
को हिट करने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति का उड़ता हुआ वॉर रूम यानी डूम्सडे प्लेन भी इन दिनों एक्टिव हो गया है, जो ईरान के खिलाफ जंग के बीच एक बड़ी तैयारी की संकेत दे रहा है। ट्रंप ने टारगेट लॉक कर लिए हैं और जैसी धमकी दी है उस हिसाब से आज रात ईरान पर सबसे भीषण हमला हो सकता है। लेकिन ईरान भी मैदान जंग में डटा हुआ है। न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है, बल्कि मिसाइल ड्रोन की ऐसी बारिश कर रहा है जिससे उसके दुश्मन त्राही त्राही कर रहे हैं। ये ईरान की बारूदी कहर की नई लहर की तस्वीरें हैं। ये वीडियो IRGC एरोस्पेस फोर्स ने जारी किया है, जिसमें दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें लॉन्च होती दिख रही हैं। मिसाइलों के साथ हमले में हदी ड्रोन की भी इस्तेमाल की गई है। ताकत की नुमाइश करती है, साथ ही अमेरिका इजराइल के दावों को ठेंगा दिखाती है। इन तस्वीरों पर नजर डालिए और तबाही के उस मंजर को देखिए जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और अमेरिका के दोस्त मुल्कों पर ईरानी बारूद बरसने का है। ईरान ने सऊदी अरब पर बड़ा हमला बोला। ईरान के ड्रोन और मिसाइल के निशाने पर था अल जुबैल का औद्योगिक क्षेत्र। ईरान का हमला हुआ तो पूरा इलाका दहल गया, धुएं के गुबार से भर गया और आग की ऊंची ऊंची लपटों से धधक उठा। ईरान की बारूदी लहर के कहर की ये सबसे ताजा तस्वीर है, जिसमें मिडिल ईस्ट की मौजूदा बारूदी तासीर दिख रही है। ईरान के हमले से इराक में हड़कंप मच गया। ड्रोन हमलों से इरबिल शहर एक बार फिर थर्रा उठा। ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साध रहा है, हमले कर रहा है और बीती रात एक बार फिर इरबिल में मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक की, टारगेट को धुआं धुआं कर दिया। इजराइल में भी ईरान जमकर बारूद बरसा रहा है। ये तस्वीरें इजराइल के पेटाह टिकवा शहर की हैं, जहां ईरानी मिसाइलें गिरी और तबाही मचा दी। ये तस्वीरें ईरान की मिसाइल शक्ति की झांकी है, जो बताने के लिए काफी है कि कैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम का दम भरने वाले इजराइल का दम ईरानी मिसाइल वर्षा से घुट रहा है। ईरान लगातार इजराइल का सुरक्षा कवच भेदने में कामयाब हो रहा है। ईरान ने इजरायल में भी भयंकर बमबारी की है। इजरायल के तेल अवीव में भारी तबाही हुई है। तेल अवीव में मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है ईरान ने, और ईरान के मिसाइल हमले में तेल अवीव में हाहाकार मच गया है। इस हमले की वजह से तेल अवीव शहर में हाहाकार मच गया है। ये 3 तस्वीर आपको तेल अवीव के दिखा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में जो तबाही मची है उसकी। महायुद्ध का असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। कहीं महंगाई को तो कहीं तेल गैस का संकट हो रहा है, और अब तो इससे जुड़े बाकी कारोबार पर भी इम्पैक्ट हो रहा है। मुंबई के समंदर में जो छोटी नावें मछली पकड़ने के लिए जाती हैं, वो इन दिनों समंदर के किनारे खड़ी हो गई हैं, क्योंकि डीजल की बढ़ती कीमतें उन्हें पानी में चलने से रोक रही हैं। मुंबई के मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट।
खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की वजह से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बल्क डीजल की कीमत में लगभग 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी मछुआरों को जो डीजल 93 रुपये प्रति लीटर मिला करती थी युद्ध के बाद, अब वो 143 रुपये प्रति लीटर मिल रही है। इसकी वजह से मछुआरों को ये अफोर्डेबल नहीं लग रहा है, उनके खर्चे बढ़ गए हैं और खर्चे बढ़ जाने की वजह से बहुत सारे मछुआरों ने निर्णय लिया है कि जब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आती या फिर कीमतें कम नहीं होती तब तक उनके नाव जेट्टी के किनारे रहेंगे। हम इस वक्त मुंबई के वर्सोवा जेट्टी पर हैं और वर्सोवा जेट्टी की इस तस्वीर को देखिए, आपको तमाम जो मछुआरों की नाव है वो नज़र आएगी। कुछ जो मछुआरे हैं वो अपने साजो सामान को ठीक कर रहे हैं, कुछ लोग सामान बांध कर रख रहे हैं और बहुत सारे नाव किनारे खड़े हैं। वजह यही है कि बहुत सारे नाव जो इस वक्त समुद्र में होने चाहिए थे वो महंगे डीजल की वजह से समुद्र में नहीं है। जो मछुआरों को जो डीजल मिलती है वो बल्क डीजल की कैटेगरी में आता है और बल्क डीजल इस वक्त 143 रुपये प्रति लीटर से मिल रहा है और यही वजह है कि मछुआरों को ये इतने पैसे देना उचित नहीं लग रहा है। आप ये जो नाव देख रहे हैं, ये नाव 8 से 10 दिन जो छोटी नाव होती है और बड़ी नाव कम से कम 16 से 20 दिन के लिए पानी में रहती है और समुद्र में लगभग 15 से 20 दिन के बीच रहने के दौरान 8 से 10 कर्मचारी लगातार कार्य करते हैं। और लेकिन अभी कीमतें बढ़ जाने की वजह से जो सीज़न है उस सीज़न में जो नाव है वो जेट्टी पर इस प्रकार से आपको खड़ी नज़र आएंगी। रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं, दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएंगे। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए? उसका बहुत सख्त जवाब माननीय हेमंत शर्मा जी ने दिया, उनकी पत्नी ने दिया। वो सारा कुछ AI जनरेटेड था। अगर FIR करते हैं करने दो, उसको कोई डरता है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों का पासपोर्ट होने का दावा किया, जिस पर सियासत गर्म हो गई है। आरोपों पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है और ऐसे में पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। असम पुलिस को पवन खेड़ा घर पर नहीं मिले। हेमंता की पत्नी के ऊपर केस दर्ज करवाने के बाद पहुंची थी असम पुलिस उनके घर पर। पवन खेड़ा अपने घर पर नहीं पाए गए। असम पुलिस पवन खेड़ा के घर से कुछ मटेरियल लेकर वापस आई है। असम पुलिस पवन खेड़ा को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, पाताल से भी पवन खेड़ा को ढूंढ निकालेंगे, ऐसा हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है। और आज सुबह असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंची। ऐसा कहा जा रहा है कि पवन खेड़ा हैदराबाद में है, अभी इस वक्त उनके घर पर नहीं थे जब असम की पुलिस उनके घर पर पहुंची और तलाशी में कुछ मटेरियल्स लेकर वापस पहुंची हैं। इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स कह रही हैं असम पुलिस, मगर क्या है, क्या सीज किया है, क्या उठाया है उनके घर से, क्या जब्त किया है, इस पर खास जानकारी नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा से जब आज पूछा गया कि घर पे नहीं थे पवन खेड़ा जब उनकी पुलिस पहुंची उनके घर पे, तो हेमंत बिस्वा शर्मा का यह कहना था कि पाताल से भी ढूंढ निकालेगी असम पुलिस, उन्हें जहां पर भी होंगे वहां से ढूंढ कर निकालेगी। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पर आज सुबह दिल्ली में पहुंची और ये सब कुछ हुआ जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी, धर्मपत्नी रिनिकी बिस्वा शर्मा के ऊपर यह आरोप लगाया कि वो एक नहीं 3 पासपोर्ट रखती हैं, 3 अलग देशों के पासपोर्ट उनके पास हैं और अवैध तरीके से ये मल्टीपल पासपोर्ट उन्होंने रखा हुआ है। आसाम पुलिस के अधिकारी जो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, वो बाहर निकलते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और वो बताते हैं कि वो यहाँ पर बयान दर्ज करने आए थे, लेकिन पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं है। कुछ चीजें उन्होंने यहाँ से उठाई हैं, वो चीजें क्या जब्त की हैं वो भी उन्होंने बताया है। लेकिन अब आसाम की तमाम जो पुलिस है वो फिलहाल अब यहाँ से निकलने की जो तैयारी है उसमें लगे हुए हैं और अब सीधे तौर पर जो तमाम गाड़ियाँ खड़ी थी
वो फिलहाल निकल गई हैं, यानी कि आसाम पुलिस के तमाम जो अधिकारी यहाँ पर आए थे वो फिलहाल निकल चुके हैं और सीधे तौर पर तमाम जो लोग हैं वो अधिकारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बाकायदा पूछताछ की थी और सीधे तौर पर पूरे मामले में उन्होंने पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद कुछ चीजें उन्होंने जब्त की हैं, वो क्या है ये उन्होंने नहीं बताया है। हालांकि ये जरूर कहा है कि पवन खेड़ा जब वो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे तो पवन खेड़ा अपने घर में मौजूद नहीं थे। वही मामले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पवन खेड़ा के घर के बाहर असम पुलिस की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अब आपको कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का वो आरोप भी सुनाते हैं जिस पर सियासत गर्म हो गई है, और ये भी सुनाते हैं कि इस पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैसे पलटवार किया। इस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में तीन पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बोरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगे आरोपों को सही ठहराया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी एफआईआर से नहीं डरती, जिस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। अगर एफआईआर करते हैं करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम, अब इतने तो ईडी सीबीआई कितने इनकम टैक्स कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पवन खेड़ा के आरोपों को भी सही ठहराया है और दावा किया है कि उन्हें डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, जबकि बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के कई रेलवे लाइन पर हमला हुआ है। तबरीज, मियाने, जंजन, कशान में ये हमले हुए हैं। ईरान ने सभी जगह रेल सेवाएं बंद कर दी। बड़ी खबर ईरान से अभी आ रही है, एक बार फिर आपको बताएं, ईरान में रेलवे लाइंस पर एयर स्ट्राइक हुए हैं। ईरान के कई रेलवे लाइन पर हमला हुआ है। तबरीज, मियाने, जंजन, कशान, ये सारी जगहों पर एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। वहां की रेल सेवाओं पर एयर स्ट्राइक्स हुई है। कशान में भी ये एयर स्ट्राइक हुए हैं। ईरान में सभी जगह पर रेल सेवाएं बंद कर दी हैं। ये बड़ी खबर अभी ईरान से आ रही है। एयर स्ट्राइक्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां की रेल लाइनों को निशाना बनाया गया है। और आपको एक बार और याद दिला दें कि जो डेडलाइन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस डेडलाइन की बात की है वो लगभग अब 13 घंटे दूर है।
भारत के हिसाब से सुबह 5:30 बजे, कल सुबह 5:30 बजे ये डेडलाइन खत्म हो जाती है। और जब तक अगर कोई डील नहीं होती है ईरान के साथ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है, राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना है कि ऐसी बमबारी करेंगे कि सीधा पाषाण युग में पहुंचा देंगे ईरान को। क्या इस तरीके से रेलवे लाइनों को निशाना बनाना इसी के संकेत हैं? भयावह तस्वीरें जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, ईरान में कई शहरों पर वहां की रेल लाइनों को निशाना बनाया गया है। ईरान की जो रेल नेटवर्क है वो अभी निशाने पर आ गई है। रेल नेटवर्क पर एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अपने वरिष्ठ रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल जी के पास वापस जाना चाहूंगी। जगविंदर जी, अब ये जो बड़ी खबर आ रही है, देखिए कुछ तो लोग कह रहे थे कि आप लोगों को अब संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि शायद यही कयामत की रात है और ये जो हमले इन्होंने तेज कर दिए हैं, क्या आकलन है आपका? देखिए, मेरा आकलन ये है कि इजराइल को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पलटी मार है, ये पलटी मार सकता है, तो उन्होंने आज सुबह मेघा ये कह दिया था कि लोग रात 9 बजे तक ट्रेन्स का इस्तेमाल ना करें। और मुझे तभी पता लग गया था कि अब ये एयरपोर्ट के बाद, पेट्रोकेमिकल के बाद अब बारी रेलवे की आने वाली है। आप एक बात बताइए, किस इंटरनेशनल लॉ में ये लिखा हुआ है कि भैया जब आप युद्ध लड़ेंगे तो आप रेल की पटरियां उड़ाएंगे, आप बस अड्डे उड़ा देंगे, आप रेलवे स्टेशन उड़ा देंगे? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आप आर्मी से युद्ध करिए, आप बॉर्डर पे युद्ध करिए। आप तो उन लोगों को जो है, जो वहां रह रहे हैं लोग, उनको इस तरह से हेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने सिस्टम को कोसे। लेकिन मेगा, मैं इसका असर बताऊं आपको क्या होगा। जिन लोगों ने ईरान का ये सिस्टम देखा है, जो वहां की आबादी है, वो इतनी नफरत से भर जाएगी कि इस युद्ध की नफरत आप देखना, ये मुद्दतों तक चलेगी। और ये अमेरिका को भी झेलनी पड़ेगी, ये इजराइल को भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि लोग ये याद रखेंगे कि इन लोगों ने हमारा मुल्क बर्बाद किया था, तो हम इनसे बदला लेंगे। तीसरी बात, जो रजीम बदलने की बात कहते हैं, आज की डेट में जो माहौल वहां बना हुआ है, कौन आदमी है जो अमेरिका या इजराइल का पिट्ठू होकर उस देश में सर्वाइव कर जाएगा? एक पल में पब्लिक उसको जो है वो जमीन में गाड़ देगी। तो कुल मिला के ये नफरत बहुत दूरी तक जाने वाली है जो ये कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जगविंदर पटियाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, अमेरिका इजराइल के खार्क द्वीप पर बड़ा हमला। खार्क द्वीप पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अमेरिका इजराइल के हमले से दहला खार्क द्वीप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले की दी थी धमकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।